रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलामुअलैकुम। पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ। रियासत अम के जो गरमाई महल है, जो हवेली है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। शेरगढ़ है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शेरगढ़ तनावल में मौजूद है, तहसील उगी है। यहाँ हम आए हैं। यहाँ के जो नवाब हैं हसाम साहब, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। अब हम जाएंगे, उनसे गपशप लगाएंगे, आपको प्रिंसली स्टेट अम के बारे में बताएंगे और जो उसकी हिस्ट्री है उसको भी डिस्कस करेंगे। उस इलाके की जो खूबसूरती है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। हम आगे चलते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनसे मिलते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या खूबसूरती, क्या क्या प्यारे मीठे लोग और यहाँ की हसीन वादियाँ जो हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अमन बशीर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक सो है। मच फॉर कमिंग जी। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर। तो गर्मियों में आप जो है यहाँ पे क़याम करते थे, अपने कैपिटल से उठ के यहाँ पे आ जाते थे? जी बिल्कुल। हमारे जो बड़े थे जी, वो समर्स के दिनों में 2 महीने के लिए यहाँ शेरगढ़ आया करते थे जी। तो ये बेसिकली समर कैपिटल था अम स्टेट का। ठीक। और जो मुस्तकिल कैपिटल था वो दरबान था, जो कि तरबेला डैम के नीचे सबमर्ज हो गया जी। यानी कि आपने बड़ी इसके लिए सेक्रीफाई किया है। जी बिल्कुल। तो मुझे कुछ बताएंगे आप अम रियासत के हवाले से? अम्ब रियासत जो है जी, इसकी तारीख़ तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी तारीख़ है जी। और इसको अम स्टेट का जो स्टेटस दिया गया वो इसी वजह से दिया गया क्योंकि कभी भी यहाँ पे कोई फ़ॉरेन कुव्वतें आके उनका कंट्रोल कभी यहाँ पे नहीं रहा। हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल रहा, अपनी गवर्नमेंट रही और वो कैरी ऑन हुई 1947 तक। जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिएशन का टाइम आया तो फिर ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक़ किया और फिर हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गए। तो उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया गया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सब जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, उनको उन्होंने लेटर्स लिखे, उनको उन्होंने दावत दी कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हों। जी बिल्कुल। तो ये तारीख भी आपके पास महफूज है? बिल्कुल हमून भाई, ये इस तरह से हुआ था कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया के क्रिएशन का टाइम आया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि देयर इज़ अ इंडिया ऑफ द मुस्लिम्स, देयर इज़ अ इंडिया ऑफ द हिंदूज़ एंड देन देयर इज़ अ इंडिया ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स का जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो रेफरेंडम होगा, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या हो। तो उन्हें उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया गया था कि आइदर यू कैन ज्वाइन इंडिया और आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और आइदर यू कैन स्टे इंडिपेंडेंट। और ये उन रूलर्स के, जो स्टेट्स के रूलर्स थे, वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते थे। तो हमारे परदादा जो थे नवाब मोहम्मद फरीद ख़ान,
क्योंकि उनके कायद आज़म के साथ पाकिस्तान मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था जी। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उन्होंने पाकिस्तान के हक में साइन किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि मैं जब होता है ना, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, जब बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, तो आपकी रेपुटेशन बड़ा मैटर करती है। तो माशाल्लाह आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका भी लोगों से ऐसे ही प्यार और मोहब्बत होगा, तो बड़ा खूबसूरत। आप ज़रा मुझे दिखाएं ना, समर कैंप में हम आए हैं आपके यहाँ पे। जी हमून भाई, ये जो है जी एरिया, इसको डेडी कहते हैं। ये डेडी जो एंट्रेंस का बेसिकली होता है जी, यहाँ पे आके फिर यहाँ से अंदर घर की तरफ आप एंटर होते हैं, तो ये वो एरिया है जी। ये आप देखें पुराने ये दरवाजे, इनकी अगर आप हाइट देखें तो ये उस टाइम पे बनाए गए थे इस हिसाब से कि नवाब साहब घोड़े पे सवार होके अंदर जा सकें, तो इस वजह से इसकी हाइट काफ़ी है। ये 3 दरवाजे जो इस तरह से लगे हुए हैं जी, जी जी, ये तकरीबन 200 साल पुराना है 200 ये साल वुड वर्क और ये सारा जितना भी इस पे यहाँ पे काम हुआ है जी। इस दरवाजे का वजन अंदाज़ा कितना होगा? देखें ना जी, ये जो है काफ़ी इसकी विड्थ है, और ये दरवाजे दीवारें देखें, इनकी काफ़ी विड्थ है जी जी। ये बड़ा खूबसूरत आर्ट वर्क मैं देख रहा हूँ। ये जो जितना भी ये काम हुआ है, इस काम के बारे में कुछ मुझे अगर आप डिटेल बताएं। ये हमून भाई, इसके लिए जो है हमारे बड़ों ने, ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तकरीबन 200 साल पुराना है, तो इसके लिए स्पेशल आर्टिसंस मंगवाए थे। जो वुड वर्क आप देख रहे हैं, ये कश्मीर से आर्टिसंस आए हुए थे, उन्होंने बनाया है। और जो ये पेंटिंग के लिए बनाए, ये भी लाहौर से और इस तरह से जो है जो उस टाइम पे इंडिया से, दिल्ली से जो है ये मंगवाए हुए थे, और उन्होंने ये सारा जो है ना जी, ये आप देखें, ये पेंट्स जो हैं, ये सारा पेंट जितना यूज़ हुआ है, इनको मिनरल कलर्स कहते हैं जी। और ये फ्रेस्को स्टाइल में बना है, फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं जी। और ये मिनरल्स को ग्राइंड करके, फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं, ये लाजवर्द उर्दू में इस पत्थर को कहते हैं, और इंग्लिश में लैपिस लजुली कहते हैं। तो उसको ग्राइंड करके ये पेंट्स बने जी। और ये आप देखेंगे इतने ज़माने से इनके ऊपर इतना वाटर डैमेज भी हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कलर्स इनके फिर भी उसी तरह से हैं जी। बड़ा डिटेल के साथ ये काम हुआ है। अच्छा, ऐसे ही काम हवेली के ऐसे अंदर ही भी? फिर अंदर भी, हवेली के अंदर ये जो कमरे हैं, जो हॉल्स जो बने हुए हैं, इनके अंदर भी इसी तरह से हुआ है जी। आप साहब, ये मुझे आपके हैरत कदे में ले आए हैं। ये एक पुरानी, आप समझें कि आप पुरानी उस जो है जनरेशन में या फिर उस टाइम में आप चले गए। बड़ा अमेजिंग। आई वुड लव टू टच इट इफ यू परमिट मी। ऑफ कोर्स जी। फ्रेस्को जो है इटालियन में इसको कहते हैं 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क, यानी ये फ्रेस्को का मतलब होता है एक ही दिन में, जो एक पैच आप देख रहे हैं, ये एक ही दिन में कंप्लीट किया गया है। क्योंकि अगर इसको 2 पैचेस में करें तो फिर इसका कलर डिफरेंट हो जाता है, या फिर कोई सही तरीके से पड़ता नहीं है। तो ये जितना एक जो लाइन आप देखते हैं, वो एक ही दिन में तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने बड़ा संभाल के अपने विरसे को रखा हुआ है। और ये रूफ अगर आप देखें जी, तो इसे कश्मीरी ये स्टाइल है जी, कलम बंद इसे कहते हैं। और ये जो है कश्मीर से आर्टिसंस आए थे और उन्होंने तैयार किया था। ये एक लकड़ी का पीस नहीं है, ये छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े लकड़ी के, उनके ऊपर पेंट करके ये जोड़े हैं आपस में। ये सारे प्लांट्स, ये पेंटिंग्स, ये एक स्टोरी टेल करते हैं जी। दिस इज प्रीटी अमेजिंग। ये आप देखें, फ्रूट्स जो हैं, हमारे मकामी फ्रूट्स इसके अंदर जो हैं बने हुए हैं। आपने बनाई हुई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें। अब ये जो स्टफ़ किया हुआ है आपने, जितनी भी इनकी, ये मुर्गाबियाँ होगी ये? हाँ जी, ये तो रिसेंट अभी मेरे वालिद साहब को किसी ने जिसका गिफ्ट किया। अच्छा, ठीक है। सर मुझे कुछ तारुफ करिएगा। यहाँ कुछ फ्रेम भी हैं, यहाँ पे तस्वीर लगी हुई हैं आपके फैमिली एल्डर्स की। बिल्कुल जी। ये हमारे बड़े हैं जी, नवाब मोहम्मद अकरम खान, 1877 से 1907 ये नवाब थे जी तनावल के। वॉरियर लुक्स। वॉरियर, एग्जैक्टली जी। इसी तरह से फिर उनके बेटे हैं जी, मेरे नकड़दादा नवाब मोहम्मद खान ज़मान खान की तस्वीर है। ये 1907 से 1936 जो है नवाब थे तनावल के। और फिर उनके बेटे मेरे परदादा नवाब मोहम्मद फरीद खान की तस्वीर है जी।
जो इलाक़े पाकिस्तान के टाइम पे जिन्होंने कायद आज़म के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और पाकिस्तान में शमूलियत की थी अम्ब स्टेट की। लास्ट रिकग्नाइज नवाब ऑफ अम्ब बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे दादा नवाब मोहम्मद सईद खान की तस्वीर है जी। और ये मेरे वालिद साहब हैं जी, माशाल्लाह, नवाबज़ादा सलाहुद्दीन सईद, जो कि 5 दफ़ा MNA रह चुके हैं। माशाल्लाह। और पॉलिटिक्स में पहला कदम मेरे वालिद साहब ने रखा था हमारी फैमिली से जी। इवन कि जहाँ पर ये फ्रेम्स पड़े हैं इसके ऊपर तो बहुत ही बारीक काम हुआ है, बाकी काम भी हुआ है, यहाँ पे बारीक काम हुआ जी है। बिल्कुल जी। शुक्रिया नवाब साहब, मुझे थोड़ा गुमान गुजर रहा था कि मूछें फ्रेश कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। ये नवाब साहब आपने मूछों के लिए क्या रखा हुआ था? ये जो है ना जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा। ये उस ज़माने में हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस थे, जिस तरह के आजकल के हमारे मोबाइल फ़ोन समझ लें। ऑलराइट, कैसे सर? तो ये शीशे जो हैं ये हमारे पहाड़ों के ऊपर इनके हम चेक पोस्ट बने हुए थे अम्ब स्टेट में थ्रू आउट, क्योंकि ये एक हिली वो है स्टेट था, प्रिंसली स्टेट। अच्छा। तो ये पहाड़ों के ऊपर ये मुख्तलिफ जगहों पे चेक पोस्ट थे और एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट पे वो इनके साथ सिग्नल देते थे इन मिरर्स के साथ। दिन के टाइम पे ये शीशे यूज़ होते थे जी, और रात को इस तरह के ये यूज़ होते थे बैटरी पावर्ड लैंप्स टाइप के। नवाब साहब, रियासत की तारीख के हवाले से निज़ाम रियासत कैसे चलाते थे उसके बारे में थोड़ा हमें आप बताएं। हमून भाई, ये इस तरह से है कि जिस तरह के किसी भी रियासत का एक सिस्टम होता है जी, तो सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं जी एक मुल्क के, वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ का अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट था, यहाँ की अपनी आर्मी थी, यहाँ की अपनी जुडिशरी थी, और हर निज़ाम जो है हेल्थ सेक्टर था। यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स हमारे थे जी, जो कि मेन हॉस्पिटल था वो दरबंद में था, जहाँ कि उस ज़माने में पाकिस्तान से पहले हमारे परदादा ने MBBS डॉक्टर्स बिठाए हुए थे जो कि लोगों का इलाज करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये उस तरीके से आप कहें तो वेलफेयर स्टेट था। एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे स्कूल्स उन्होंने जो है चंद बनाए हुए थे, लेकिन बिफोर पाकिस्तान अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा स्कूल्स यहाँ पे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये चीज़ें नहीं थी। तो पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, उसमें सबसे बड़ी डोनेशन हमारे जो नकरदादा थे नवाब खनीज़मान खान, उन्होंने की थी। 1 लाख रुपए की डोनेशन एक दफ़ा की, फिर 1 लाख रुपए की डोनेशन अगेन की। दिस वाज बैक इन 1920s। एंड फिर यहाँ पे मदारस, उन्होंने 700 मसाजिद मदारस पूरे अपने इस इलाके में कायम किए थे, और वो भी डिपेंडेंट थे। उनके साथ लैंड्स दी हुई थी जिनको सेरी कहते थे, तो उन लैंड्स पे वो डिपेंडेंट होते थे। वो किसी से डोनेशंस या चंदा मांगने के लिए नहीं जाते थे, तो ख़ुद कफील थे, वफ़ की हुई थी उनके साथ लैंड्स, और वो जो है ख़ुद ही इस्लामिक एजुकेशन भी देते थे। तो इस तरह से फिर जो है हमारी अपनी आर्म्स फैक्ट्री थी जी, जहाँ पे ख़ुद हमारी आर्टिलरी और हमारी तोपें और गन्स सारी मैन्युफैक्चर होती थी। तो उस लिहाज से एक जो है डेवलप्ड स्टेट था जी। और फिर ये जो था जी कमर्शियल हब था इस पूरे रीजन का। यहाँ पे तोरगर से, बुनेर से, बटग्राम से, ये सारे लोग जो है, सारे लोग आके ट्रेडिंग जो है जी दरबंद में किया करते थे। यहाँ पे जो कुछ भी चावल या गंदम या कोई भी चीज़ उगती थी तो वो स्टेट के ही लोगों पे लगती थी, यहाँ से बाहर नहीं जाती थी। अच्छा, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, वो सारा कुछ आपका अपने लोगों पे लगता था? अपने लोगों पे, हम खुद कफील थे अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से। थैंक यू वेरी मच जी। और मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि बहुत वेलकमिंग एरिया है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, और बड़ा पीसफुल एरिया है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। और नवाब साहब जो हैं ये ख़ुद इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि वंस व्हेन यू विल कम हियर, तो आप फिर दोबारा भी यहाँ पे आना चाहेंगे और दोस्तों से भी कहेंगे कम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पधारो
वक्त हम बैठे हुए हैं डन्ना में, तहसील उगी का एक खूबसूरत गांव है। उगी से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। यहाँ पे आने की वजह एक तो यहाँ की खूबसूरती है, उसके अलावा यहाँ पे एक ज़बान बोली जाती है जिसको बोलते हैं मणक्याली। मणक्याल कबीला यहाँ पे आबाद है, उनके 40-50 घर हैं। ये आपस में इसी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा हिंद को भी यहाँ बोली जाती है और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो पश्तो में भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में यूँ तो बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, उनमें से चंद ज़बानें ऐसे भी हैं जो इनको शदीद ख़तरा है मादूमियत का, ख़त्म होती चली जा रही हैं। ऐसे ही पधारो हमारे देश में हम अपने वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में जब विज़िट करते हैं तो हमें बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े प्यारे तोहफ़े भी मिलते हैं और बड़ी खुशी भी होती है कि इस दूर दराज़ मकाम पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर जब मेरी मुलाकात हुई बाबा अब्दुर्रहमान से, जो कि बुज़ुर्ग हैं, 92 ईयर्स इनकी एज बताई जा रही है, 90 बरस से ज़्यादा। साथ ही मेरे एक बड़े ही प्यारे नौजवान बैठे हुए औरंगज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा जी? अच्छा, खैरियत से? अल्लाह की मेहरबानी है जी। औरंगज़ेब भाई, डन्ना पे सिर्फ आपके चंद घराने हैं जो ज़ुबान को बोल रहे हैं। आपने ख़ुद भी, आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो कितनी पुरानी तारीख़ आपको पता है और कब से आप लोग यहाँ पर आबाद हैं? बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया है, सुना है हमने उनसे कि यहाँ पे त्रावड़ा कौम को ये बात थी, तो ये ज़बान उनकी थी। हमारी जो ज़बान थी वो पश्तो थी हमारे बुज़ुर्गों की, तो हमने उनसे सीख ली। तो बाकी जो आपके रस्म व रिवाज हैं, बाकी जो आपकी जो देही ज़िंदगी है, जो कल्चर है, उसको भी आपने इंटैक्ट रखा हुआ है? वैसी ज़िंदगी है, सादगी? जी बिल्कुल सादगी। ये तो पहले इलाका यहाँ ये जो है ये जोग्राफाई लिहाज से कटा हुआ था बाकी एरिया से, क्योंकि यहाँ पे रोड जो आने जाने की आमद रफ्त के ज़राए थे वो नहीं होते थे। ये सड़कें तो अब बनी हैं, पहले तो नहीं होती थी। तो ये इलाका एक तन्हाई का शिकार था, तो शायद इसी वजह से इन लोगों ने अपनी ज़ुबान को छोड़ा नहीं है। ये बुज़ुर्गों से हम तक मुंतकिल होती आई है। तो क्या आपने खुद कोशिश करें कि यार हम अपनी ज़बान को जो है ना मादूम होने से बचाएं और जो हमारी नौजवान नस्ल अपनी ज़बान को बोले, बल्कि फ़ख्र महसूस करे कि ये हमारा जो है एक पूरी दुनिया में हमारा एक यूनिक तारुफ है? जी बिल्कुल। इस सिलसिले में तो हम ये जो हमारे नौजवान हैं इनको हम अक्सर बताते हैं कि घरों में और आपस में जब आप बैठते हैं अपनी महफ़िलों में, इसी ज़बान को बोलें, दूसरी ज़बान ना बोलें। हमारी ये ज़बान ख़त्म हो गई तो ये समझ लें कि पूरा कल्चर ख़त्म हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाबा जी ने रोज़ ज़िंदगी के सारे साल देखे हैं, तो उन्होंने ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखा? ठीक है मुझे रे तुम लोग याद में रे तुम हिला हिला रही हो तवेली जिंदगी कनो आजी वोट कनो ही तुम क्या फर्क महसूस करें? तवेली जिंदगी उन ना दी है, उठी ज्यादा ये कहानी। हाँ तवेली गरीबी आती। हाँ उठी को अच्छा ही भी। जी हाँ उठी को लोगों ने रुपए भी आ गए। तवेली लोगों ने उन आवा तिलू रोडा सुलियाता है नाज में ना पानी नाज में बिजली नाज ही तो बेरा लग सारी काम नाज में उठ बुटा किया वो बूट चूले तो गए आने बन पांचेले मजर पानी पूर आने से उठी अठाड़ा मजर पेपर लगी ली है। आने अल्लाह मेहरबानी आ टाकी पानी अच्छा हम पे ये कह रहे हैं कि पहले ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, यहाँ पे सहूलियात नहीं थी, रोड नहीं थे, आना जाना एक दूसरे के साथ मुलाकात मुश्किल होती थी। तो अब सड़कें भी आ गई हैं, बिजली भी आ गई है, पानी पहले नहीं था यहाँ पे, वो नीचे एक जगह है वहाँ से उठा के लाते थे, हमारी औरतें भर के लाती थी। तो अब पानी भी यहाँ पे आ गया है, तो अब बहुत सहूलियात हैं, तो अब बहुत मुख्तलिफ है पहले से ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ। रस्म व रिवाज में फ़र्क पड़ा है? रे मुगरणी रवाजा आज में क्यों वहाँ उठी में कि फराग पाऊँ कि ना पाऊँ क्यों एक किलो पर सो गरीबी वक्त आज वो ये उठा बीरी उनो। हाँ क्यों भी फराग पाऊँगा। हाँ फराग जरूर पाऊँगा। उनमें भी बहुत फ़र्क है पहले, चूँकि क्यों लोगों के फराग पास माशी लिहाज से लोग कमज़ोर होते उस थे, तो वक्त गरीबी आती, लोगों के रस्म रिवाज भी थोड़े मुख्तलिफ होते थे। उन तो बादशाह ही है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गाँव में याद रखिए। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश।
चलते चलते मैं आ पहुंचा हूं दरबंद शहर में। दरबंद शहर के साथ ही ये तरबेला झील है। तरबेला झील का शुमार पाकिस्तान का सबसे बड़ी झील में से होता है और इस झील के ना सिर्फ हाइडल पावर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बिजली भी पैदा की जा रही है, मगर इरिगेशन के तौर पर भी हमारे काम आ रहा है। जब पानी अपने जोबन पर होता है तो जितना भी इर्द गिर्द आप मेरा इलाका देख रहे हैं, पानी ऊपर तक चला आता है और अपने साथ जो वो मिट्टी लेकर आता है, उस मिट्टी से इसकी ज़रखेज़ी में मज़ीद इजाफा होता है। फिर जब पानी उतर जाता है, खुदा की कुदरत देखिए, तो फिर यहाँ के लोग आकर यहाँ पर गंदम काश्त करते हैं, जो कि बेहतरीन मीठी गंदम होती है। उसका सुनहरी रंग इस बात की गवाही दे रहा है कि इस पानी में बहुत मिठास है, इस मिट्टी में बहुत ज़रखेज़ी है और ज़रखेज़ी की वजह यही झील है। दिलचस्प बात यह है कि आम रियासत जो प्रिंसली स्टेट थी पाकिस्तान बनने से कबल, तो उसका जो सदर मकाम था वो इसी जगह पे था, मेरे अकब में। और नवाब साहब और उनकी जो फैमिली है वो यहीं पे रहते थे और पूरा ख़ानदान यहाँ पे आबाद था और यहीं से पूरे स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता था। जब यहाँ पर डैम का मंसूबा बना तो इन्होंने उसके लिए अपना सेक्रीफाई किया। अगर मैं देखता हूँ राइट साइड पे तो इस तरफ काला ढाका है। काला ढाका पाटा का हिस्सा था और अब वो जो है जैसा कि आप जानते हैं कि काला ढाका और इसके साथ कुछ और इलाके हैं। पाटा के बाद जब हमने उसको जो उनकी जो हैसियत थी जो कि एक ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ थे वो ख़त्म कर दी गई है, तो अब वो KPK का हिस्सा है। शायद आपको यहाँ पर कुछ बोट्स भी नज़र आ रही होंगी। तो इसको ना सिर्फ सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसके अलावा यहाँ से दरिया के उस तरफ नकलो हमल के काम भी आता है। लोग यहाँ से सामान लेकर दरिया के उस तरफ जाते हैं, यानी कि काला ढाका की तरफ भी जाते हैं और हरीपुर की तरफ भी जाते हैं, वहाँ से भी सामान लेकर आते हैं, क्योंकि बड़ा शॉर्ट रास्ता बनता है और बड़ी जल्दी सामान की मुंतकिली इस तरफ से इधर हो जाती है और इस तरफ से उस तरफ हो जाती है। खूबसूरत नज़ारे हैं, रब ताला की कुदरत है। मेरे वतन को उसने बहुत कुछ नवाजा हुआ है, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। आई होप कि आप भी हमारे साथ मिलकर इंजॉय करेंगे। अपने वतन अजीज़ में आप किसी भी जगह चले जाएं तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, उसे कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट का टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज तो ये वक्त यहाँ पहुँचा है कि जो मदर ऑफ़ क्रिकेट या फादर ऑफ़ क्रिकेट से इंग्लैंड को कहते हैं कि वो भी अब टेप बॉल टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। यहाँ मैंने देखा है कि बेशुमार पिचेस बनी और बच्चे टेप बॉल से खेल रहे हैं, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। और हम जब अपने शहरों में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर बच्चों को हम देखते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स पे लगे होते हैं, बट इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हेल्दी एक्टिविटी में हैं। मगर जो मैं ग्राउंड की हालत देख रहा हूँ तो मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि दीज किड्स दिस टैलेंट डिज़र्व अ बेटर ग्राउंड, बेटर प्लेइंग फैसिलिटीज़। तो अब क्रिकेट को देख के फिर बता रेजिस्ट तो नहीं कर सकता, फिर हमारा भी दिल चाह रहा है कि जाएँ देखें यहाँ कितना टैलेंट है और थोड़ा सा हम भी जाकर उनके साथ अपना टैलेंट आजमाएँ। चलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद हमें भी एक दो बॉल खेलने का वो मौका दे दे या कराने का। बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बच्चे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं। वहाँ पर ये भी जवान अपने रेवड़ के साथ जा रहा था, मैंने रोक लिया, भाई किधर से आए हो, किधर को जा रहे हो? तो पूछते हैं किधर से आए, किधर को जा रहे हो, क्या नाम है भी आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, ये रेवड़ आपका है जी। कहाँ से आ रहे हैं? तरबेला डैम गुदून से इधर से। गदून से जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं? आप अलग जा रहे हैं उधर ठंडे इलाके को। ठंडे इलाके को जी। तो सर्दियों में आप गर्म इलाके में और गर्मियों में ठंडे इलाके। जी जी। तो कितना टाइम लगता है यहाँ से अलाई जाने में, कितने दिन लगते हैं? दिन यहाँ पर तकरीबन 20 तक दिन लगते हैं। 20 दिन लगते 20 हैं। दिन लगते हैं। गदून से वहाँ जाते वहाँ जाते हो। ये कितने दिन का बच्चा है? ये है 6-7 दिन का होगा। ये 6-7 दिन का है। जी। इतने बच्चे को खुद साथ लेके जाते हो? हाँ खुद ही लेकर जाते हो। इनके कोई नाम भी रखते हो? नाम रखते हैं, ये इसके इस कानों वालों को हम बुच्ची कहते हैं हमारे। जो बड़े बड़े कानों उनको वैसे ही, जैसे सुरख हुई तो सुरख पुकारते हैं, हाँ। सफ़ेद हुई तो सफ़ेद। तो इस कानों वाली को क्या बुलाते हैं? बुच्ची। बुच्ची। तो इस वक्त कितने कितने हैं आपके रेवड़ में, इस वक्त कितने जानवर हैं? ये तो थोड़े हैं, अभी पीछे 2-3 दिन बाद और भी आएगा हमारा। अच्छा। वो बकरियाँ आएंगी, ये तो भेड़ वगैरह जो टप हुई वो लेके आए ना। अच्छा,
अब ये किस नस्ल के बकरे हैं, कुछ बताओगे हमको? इसको हम गोजरा नस्ल कहते हैं, और ये मकामी जो तनोली लोग वैसे पंजाबी वगैरह वो कहते हैं बालों वाले जानवर। और ये बगैर देखो ये कितना खूबसूरत है। ये जो भी आप मुझे 2 दिन का बता रहे थे, ये जो बच्चा है इसके सींग जो है ऐसे ऊपर से, इसका सींग टूटा हुआ है ना जी, ये बकरी है। वो एक की टांग भी टूटी हुई है। वो ये जैसे इसकी टांग टूटी हुई, आपने पट्टी लपेटी है, ये किसी डॉक्टर के पास गए थे या आपका अपना टोटका होता खुद ही अपना ही टोटका होता है। अपनी टांग को सीधी करके ऊपर थोड़ी सी लकड़ियों में से रख के और ऊपर से नेक करके वैसे बांध देते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का हमारा जितना भी ट्रिप था, ये हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि जो हमारा इलाका है बड़ा डिप्राइव्ड है इस हवाले से कि किसी भी मीडिया की तरफ से उसको प्रोजेक्शन नहीं मिली है। इन स्टूडेंट्स के कहने पे हमने फिर इरादा बांधा, पधारो हमारे देश का तो है कि हमने वतन के कोने कोने में जाना है, और जहाँ भी आप अपने इलाके की जो भी खूबसूरत चीज़ के बारे में निशानदेही करेंगे, हम अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चले आएंगे। मुझे मिले जुनेद और जवाद मिले, और इनके कहने पे हम यहाँ चले आए। और इस वक्त जब सारे दिन की एक्टिविटी के बाद हम बैठे हैं, खाना खाना है, फिर ये तो हो नहीं सकता है कि जो क्रू हमारे साथ दिन रात लगा के काम करता है, यकीन मानिए हम तो पूरी नींद भी नहीं करते हैं, बहुत सुबह सवेरे निकल पड़ते हैं, मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों पर इसलिए जाते हैं कि अपने देश के वो खूबसूरत हिस्से आपको दिखा सकें जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद फिर आप उन जगहों को एक्सप्लोर करने निकलें। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा क्रू है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो कैमरे के पीछे भी होते हैं, वो भी आए हमें ज्वाइन करें।